हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आज कॉस्टिंग का जो पहला यूनिट स्टार्ट किए थे, कॉस्टिंग का फर्स्ट यूनिट एक ही यूनिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर में दो चैप्टर है, एक है कॉस्ट ऑफ लेबर और एक है मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन। तो कॉस्ट ऑफ लेबर का पहला क्लास ऑलरेडी हम लोग किए थे, यूट्यूब में अवेलेबल भी है। और आज है दूसरा क्लास। ये चैप्टर जैसे हम पहले ही बोले, ये पूरा चैप्टर भाई थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है। तो ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग ऑलरेडी नेशनल इनकम पूरा कंप्लीट कर दिए, अकाउंट्स में नेशनल इनकम भी कंप्लीट हो गया है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी कंप्लीट हो गया है। अभी थर्ड चैप्टर कंपनी अकाउंट्स चल रहा है। बिजनेस स्टडीज में भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चल रहा है। कॉस्टिंग टैक्सेशन में भी एक वहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये सेकंड चल रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग का जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के पास ये सब वीडियोस विथ नोट्स अवेलेबल है। और यूट्यूब में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर्स का पूरा कंप्लीट वीडियो है, बाकी चैप्टर्स का फर्स्ट क्लास का सिर्फ वीडियोस है, पूरा कंप्लीट चैप्टर्स का वीडियोस नहीं है। जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कल से स्टार्ट होगा, तो उसका फर्स्ट वीडियो आप लोग के पास अवेलेबल हो जाएगा, बट बाकी जो 6-7 वीडियोस रहेगा वो अवेलेबल सिर्फ पेड बैच को है। तो आप लोग इनरोल करिए, हम लोग बहुत जल्द 50 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, तो जल्दी से इनरोल करिए आप लोग का एग्जाम का सिर्फ 2.5 महीने ही बचा है, 2-2.5 महीना बचा है। इनरोल करके जितने भी अपने सब्जेक्ट में डाउट है वो सबको फर्स्ट डे से आप लोग को मिलेगा। फर्स्ट डे से जो वीडियोस है वो आपको हर एक चैप्टर्स का नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। अभी हम लोग एक और चीज इंट्रोड्यूस की है, हम लोग लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस करेंगे टॉपिक वाइज। बहुत सारे स्टूडेंट लोग पूछते हैं ना, तो हम उन लोग को कॉल में तो बता देते हैं, कॉल में भी बता देते हैं, उन लोग को व्हाट्सएप में भी बता देते हैं, बट हम चाह रहे हैं कि अब एक लाइव हम लोग वीक में 1-2 बार डिसाइड कर ले पेड बैचेस के स्टूडेंट के साथ कि भाई इस टाइम में हम लोगों का ये चैप्टर का डाउट सॉल्विंग क्लास है, हम लोग लाइव आएंगे, आपको जो पूछना है पूछिए, बाकी सब स्टूडेंट्स भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हम लोग बहुत जल्द होपफुली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम लोग का पेड बैच में इनरोल करने के लिए 8334835908 इसमें व्हाट्सएप करिए और हम लोग का पेड बैच में इनरोल हो जाइए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट स्टार्ट किए थे। टाइम स्टडी हम लास्ट आप लोग को पढ़ाए थे। मोशन स्टडी आज स्टार्ट करेंगे। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है? जो लोग अभी नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लेबर का जो डे 1 वाला चैप्टर है, डे 1 वाला वीडियो उसको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तो आपको अच्छे से और बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है ना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन स्टडी। सर मोशन स्टडी का क्या मतलब है? देखो, मोशन स्टडी का मतलब है कि एक काम को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपके बॉडी को, आपके हैंड्स, आई, हेड, लेग, बॉडी को किस तरह का मूवमेंट करना जरूरी है जिससे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, रिस्क मिनिमाइज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ये चीज़ नोटिस किए होंगे, जब रोड बनता है, कहीं पे पाइप का काम होता है, तो या फिर मजदूर लोग में आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब में तो भी बहुत कम होगा, मैंने आता होगा, ऐसे लाइव भी देखे होंगे कि जब ईटा या जो सीमेंट या सैंड इसको जो कैरी करने का होता है, मान लो एक बिल्डिंग बन रहा है, ढलाई हो रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो एक आदमी क्या करता है, सैंड फट उठाता है, दूसरा को देता है, वो पकड़ता है, फिर ले जाके इसको देता है। और ईटा में भी देखिए होंगे, एक ईटा उठाता है, ये इसको फेंकता है, वो कैच करता है, वो ऊपर वालों को फेंकता है, वो कैच करता है, फिर वो ऊपर वालों को फेंकता है, वो कैच करता है। तो ये जो प्रोसेस है कैचिंग का, ईटा को, ब्रिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो एक मूवमेंट किया जा रहा है ना, देखिए होगे, ऐसे उठाता है, फिर ये होता है, ये कैच लेता है, ये ऐसे लेता है, वो कैच लेता है, ये ऐसे लेता है, तो ये एक तरह का मूवमेंट हो रहा है बॉडी का। मोशन स्टडी में इसी मूवमेंट को किया जाता है स्टडी। अब हर काम के लिए सेम मूवमेंट तो नहीं होगा बॉडी का, तो मोशन स्टडी में देखा जाता है कि वर्कर का इसका एक पर्टिकुलर काम के दौरान वर्कर का जो बॉडी मूवमेंट हो रहा है, क्या ये ठीक है, क्या ये सेफ है, क्या इससे वर्कर का जान को या हेल्थ को खतरा तो नहीं है, क्या इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ये बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जा रहा है, क्या ये बेस्ट पॉसिबल मूवमेंट है जो काम को करने के लिए बॉडी को करना पड़ेगा। तो यही सब मोशन स्टडी में स्टडी होता है। ठीक है ना। मोशन स्टडी एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ईच जॉब टू डिटरमाइन, इसमें यह डिटरमाइन किया जाता है बेस्ट वे
ऑफ डूइंग इट, मतलब एक काम को करने के लिए कौन सा बॉडी मूवमेंट बेस्ट वे है। मोशन स्टडी मीन्स क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स बॉडी और अ मशीन इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग अ जॉब। अब मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव रहता है टू फाइंड आउट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी वर्कर, एक काम को करने के लिए बॉडी वर्कर्स का क्या क्या मूवमेंट जरूरी है, ये देखना कि कौन सा प्रोडक्टिव मूवमेंट है, कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। अब देख बहुत सारे टाइम ना कोई लाइमलाइट में आने के लिए अनप्रोडक्टिव मूवमेंट भी करने लग जाते हैं। अभी यूट्यूब में तुम लोग देखे होगे डॉली चाय वाला, वो चाय बनाता है ऐसे करके उठा के डालेगा, फिर ऐसे करके अलग अलग तरह से मुंह हिलाने लगेगा, जीभ निकालने लगेगा, ये उठाएगा इसको दूध का पैकेट ऐसे करके फेंकेगा, जगलिंग करेगा। तो ये क्या चाय बनाने के लिए ज़रूरी है? नहीं, ये सब अनप्रोडक्टिव बॉडी मूवमेंट है, बट उसको उससे फेम मिल रहा है, उससे उसको फॉलोअर्स लाइक मिल रहा है, तो वो कर रहा है, ठीक है ना। बट यही चीज़ कोई अगर मान लो प्रोफेशनल जगह हो तो उसका तो खुद का है, कोई मान लो प्रोफेशनल जगह है और वहाँ पे तुमको चाय बनाने का 5 स्टार होटल में काम दे रहा है, तुम शेफ हो, चाय बना रहे हो तुम, और तुम ये सब ऐसे उछालने लग जाओगे, क्या होगा? दूसरे दिन बोलेगा चल बाबू निकलो यहाँ से, जाओ जाके अपना ठेला लगाओ, है ना। तो इसमें यह पता लगाया जाता है कि कौन सा बॉडी मूवमेंट प्रोडक्टिव है और कौन सा बॉडी मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है। क्लियर? अनप्रोडक्टिव बॉडी मूवमेंट और वेस्टफुल मूवमेंट को कट डाउन करना, उसको कम करना, और इस तरह से इक्विपमेंट को डिजाइन करना कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम से कम हो, ठीक है ना। इक्विपमेंट को इस तरह से डिजाइन करना कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम से कम हो, यह है मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव और ये है मोशन स्टडी का मीनिंग। क्रिकेटर लोग को देखिए ना, एथलीट्स को, नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है, उसको सिखाया होगा ना। अभी हम लोग भाला फेंको, जाएगा 10 मीटर में जाके रुक जाएगा, वो कैसे 80 मीटर 90 मीटर मार दे रहा। तो वो लोग का एक बॉडी मूवमेंट है कि ऐसे दौड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ये एंगल के साथ ये आर्म का मूवमेंट होगा, ये इस तरह से फेंकना है। तो ये कौन उसको बताया? मोशन स्टडी किया होगा कि इस काम को करने के लिए बेस्ट कौन सा है। सेम बैटिंग में देख लो, बॉलिंग में देख लो, है ना, कि भाई इस एंगल से बॉल डालना है, इस तरह से बैट को आगे लाना है, इस तरह से बॉडी को पीछे करना है, ये जो है बैक फुट में खेलना है, इसको फ्रंट फुट में खेलना है। समझ में आ रहा है? तो ये सभी तो मोशन स्टडी है, ताकि बताएगा कोच बैट्समैन को कि देखियो तुम बहुत ज़्यादा पीछे चले जा रहे हो, तुम्हारा बॉडी बहुत पीछे झुक जा रहा है, इस वजह से एज लग रहा है, इस वजह से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तुम थोड़ा आगे आओ, तुम थोड़ा फुट मूवमेंट करो, तुम थोड़ा हैंड मूवमेंट करो। तो ये सभी क्या है? मोशन स्टडी, ठीक है। अच्छा, मोशन स्टडी डिटरमाइन करने के लिए कोई एक वर्कर को मोशन स्टडी को डिटरमाइन कर लिया और डिसाइड कर लिया, वैसे नहीं होगा। टेलर बोलता है ये जो प्रोसेस है इसको 100 बार रिपीट करो अलग अलग वर्कर के साथ, उसके बाद देखो कौन सा मोशन बेस्ट है एक काम को करने के लिए, और जो प्रोडक्टिव मोशन है उसको रखो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को साइड करो। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बीच में डिफरेंस। टाइम स्टडी एक टेक्निक है जिससे यह मेजर किया जाता है कि एक एवरेज वर्कर को एक पर्टिकुलर काम करने में कितना वक्त लगेगा। मोशन स्टडी एक टेक्निक है जिसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए वर्कर को किस तरह का मूवमेंट करना जरूरी है, कौन सा प्रोडक्टिव है, कौन सा मूवमेंट टाइम वेस्टेज है, रिस्क है उसमें। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव रहता है ये डिसाइड करना एवरेज टाइम क्या होना चाहिए एक काम को करने के लिए, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे वेजेस डिसाइड करना। मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव है ये डिसाइड करना कौन सा बॉडी मूवमेंट या इक्विपमेंट का मूवमेंट बेटर है और कौन सा वेस्टेज है जिसको हटा देना चाहिए। टूल क्या है टाइम स्टडी का? टाइम स्टडी किया जाता है स्टॉप वॉच की मदद से। स्टॉप वॉच ले लियो, उसकी मदद से टाइम स्टडी किया, टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। मोशन स्टडी तो टाइम से नहीं होगा, इसके लिए चाहिए एक मूवी कैमरा कनेक्टेड विद माइक्रो क्रोनोमीटर, एक काइंड ऑफ क्लॉक, मतलब क्लॉक कनेक्टेड रहेगा और कैमरा, और वो कैमरा की मदद से फिर यूट्यूब में मारोगे माइक्रो क्रोनोमीटर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा क्या होता है वो। तो मूवी कैमरा जो माइक्रो क्रोनोमीटर एक क्लॉक से कनेक्टेड रहेगा जिससे आपका चेक किया जाएगा कि कौन सा मूवमेंट जो है काम के दौरान वो बेटर है। जैसे देखते हो ना एज में या LBW में देखते हो बॉल का मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, बैट्समैन एज में बैट्समैन का मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, बैट लगा है या नहीं लगा है, कितना मतलब एज हुआ है या नहीं हुआ है, हेड
विकेट को हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब कैमरा की मदद से ही तो किया जाता है। तो मोशन स्टडी कैमरा की मदद से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन। पहले जॉब एनालिसिस में आते हैं। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है, देखो job analysis involves preparation of a description and classification of each job with a list of qualification needed by the worker to perform the work satisfactorily. job analysis का मतलब होता है एक डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना ईच जॉब का और क्लासिफाई करना कि एक वर्कर के अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। इट इज द प्रोसेस of determining by observation and study and reporting the pertinent information relating to the nature of a specific job. It is the determination of the task which comprise the job and the skills, knowledge, abilities, responsibilities, etc. Job analysis helps the personnel department to catalog its labor requirement and assign the best man to each job. अब देखो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोले, स्कूल को एक अकाउंट्स टीचर का जरूरत है, फिजिक्स टीचर का जरूरत है, मैथ्स टीचर का जरूरत है, इंग्लिश टीचर का जरूरत है। तो स्कूल क्या करेगा, स्कूल बोलेगा ग्रेजुएट जो भी हो आ जाओ, वैसे बोलेगा स्कूल बोलेगा वी नीड मैथ्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, फिजिक्स टीचर। अब बोलेगा अकाउंट्स टीचर के लिए क्वालिफिकेशन मस्ट बी अ मास्टर्स इन कॉमर्स एमकॉम प्लस बीएड। इंग्लिश टीचर के लिए एमए इन इंग्लिश प्लस बीएड। फिजिक्स टीचर के लिए एमएससी और बीएससी इन फिजिक्स प्लस बीएड। मैथ्स के लिए बीएससी और एमएससी इन मैथ्स प्लस बीएड, है ना। तो ये क्या हुआ, यही है जॉब एनालिसिस। मतलब जॉब को अलग अलग कैटेगरी में बांटा सब्जेक्ट वाइज और उस काम को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसको डिटरमाइन कर दिया, बता दिया। यही होता है जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है एक पर्टिकुलर जॉब को इवैल्यूएट करना, उसका वर्थ फाइंड आउट करना कि क्या इंपॉर्टेंस है इस जॉब का मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। इसको बोला जाता है जॉब इवैल्यूएशन। और उस इंपॉर्टेंस के बेसिस पे वेजेस और सैलरीज डिटरमाइन होता है। देखो फॉर एग्जांपल एक स्कूल में प्रिंसिपल भी है और वॉचमैन भी है, मतलब गेट कीपर भी है, दरवान जी भी है, पियून भी है। अगर तुम ऐसे देखो फिजिकली, प्रिंसिपल ज्यादा दौड़ धूप वाला मेहनत कर रहा है या दरवान या पियून ज्यादा कर रहा है। पियून देख रहे हो डेली 4 तल्ला 2 तल्ला 3rd फ्लोर, ये सामान वो सामान, यहाँ करना वहाँ करना। और प्रिंसिपल जो रहता है स्कूल का वो क्या कर रहा है, आराम से चेयर में बैठ के अपना लैपटॉप में काम कर रहा है, कभी कभार थोड़ा बहुत विजिट कर लिया क्लासेस। तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो बोला जाएगा यार पियून को तो सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा खट रहा है। भाई कौन ज़्यादा काम कर रहा है उसके बेसिस पे सैलरी डिटरमाइन नहीं होता है। अगर मेहनत के बेसिस पे सैलरी डिटरमाइन होता, जो मजदूर है जो धूप में 12-12 घंटा काम करते हैं, जो रिक्शा ठेला वाला है, जो आज के 40 डिग्री के गर्मी में बाहर अपना फैमिली को चलाने के लिए रिक्शा चला रहे हैं, वैन चला रहे हैं, वेजिटेबल सेलर्स लोग हैं, वो लोग का ज़्यादा सैलरी रहता है ना, बट उन लोग का नहीं है। किसका है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स। वाई? बिकॉज आपका जॉब का क्या वर्थ है उसके बेसिस पे आपका सैलरी और वेजेस डिटरमाइन होता है। स्कूल में प्रिंसिपल का जॉब का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वॉचमैन का जॉब का कम इंपॉर्टेंस है, इस वजह से प्रिंसिपल का सैलरी ज़्यादा है। अगर मान लो वॉचमैन नहीं है, उसके जगह कोई दूसरा आ जाएगा, किसी को भी रख देगा, लेकिन प्रिंसिपल अगर नहीं है तो वो ढूंढने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल के ऊपर। अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ स्कूल में या स्टूडेंट लोग का मार्क्स बहुत खराब आ गया तो स्कूल का जो अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल को ना पकड़ेगा, क्या हुआ, क्या किए आप, वॉचमैन को नहीं पकड़ेगा, क्या किए तुम, बच्चा लोग का मार्क्स क्यों कम आया। तो जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जहां पे कंपनी आपका जॉब का
इंपॉर्टेंस को चेक करता है, कितना इंपॉर्टेंस है इस जॉब का, और इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आपका सैलरी और वेजेस डिटरमाइन करता है। अब एक छोटा सा स्टोरी आप लोग को बता रहे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ये देखो, सच है या झूठ है हमको नहीं पता, आपको ये कमेंट मत कर देना सर फेक है। मेरा मोटिव फेक या झूठ ये नहीं है, हम बस आपको टॉपिक समझाने के लिए, हो सकता है सच स्टोरी भी होगा या हो सकता है बनावट होगा। हम कहीं पे फेसबुक में देखे थे, शायद फेसबुक या यूट्यूब में, इलॉन मस्क की एक बहुत हाई पोजीशन वाली एक एम्प्लॉय रहती है, एक वर्कर रहती है मैनेजरियल पोजीशन में उसके कंपनी टेस्ला में। तो वो एक दिन आती है, इलॉन मस्क को बोलती है कि हम जो है कंपनी से रिज़ाइन कर रहे हैं, हमको और काम नहीं करना है यहाँ पे। तो इलॉन मस्क बोला ठीक है तुम रिज़ाइन कर रही हो तो क्यों? तो वो बोलने लगी कि हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दूसरा जगह मिल रहा है। तो इलॉन मस्क बोला अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा मन, अगर तुमको रिज़ाइन करना है तुम रिज़ाइन कर दो, अगर तुमको दूसरा जगह अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो, अच्छा पे मिल रहा है तो, बट तुम इतने साल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम की हो तो हम इसके लिए बहुत थैंकफुल है तुम्हारे हैं, और इसके लिए हम तुमको 1 महीना का वर्ल्ड ट्रिप स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं टेस्ला की तरफ से। एम्प्लॉय खुश हो जाती है, बोलती है वाह यार, तो जॉब छोड़ के जा रहे हैं फिर भी 1 महीना का हमको वर्ल्ड ट्रिप दे रहे हैं। वो बोले ठीक है, तो बोली कि आप 1 महीना का वर्ल्ड ट्रिप होकर आप उसके बाद आप अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वर्कर बोलती है कि ठीक है चलो अच्छा बात है। तो इलॉन मस्क उसका स्पॉन्सर कर देता है, वो 1 महीना पूरा वर्ल्ड घूमती है, 1 महीना के बाद आती है, अपना रेजिग्नेशन इलॉन मस्क को देती है और इलॉन मस्क उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लेती है। तो बाकी सब जो वर्कर्स लोग था, बाकी सब जो मैनेजमेंट था, बोलने लगे इलॉन मस्क को क्या है ये तो आपका हम लोग को समझ में नहीं आया, ये तो लग रहा है बेवकूफ़ी है, पैसा का वेस्टेज है, छोड़ के जा रही थी जाने ही देते, क्यों उसके पीछे आप जो है हज़ारों डॉलर खर्चा कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए उसको वर्ल्ड टूर के चक्कर में, उसका कितना पैसा खर्च हो गया हम लोग का, जा रही थी जाने दीजिए। तो इलॉन मस्क बोला नहीं, हम ये काम उसके भलाई के लिए या उसके लिए नहीं किए, हमको ये चेक करना था कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में है, तो अगर ये काम छोड़कर जाएगी तो क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको पहले 1 महीना इसका रेजिग्नेशन नहीं लिए, इसको 1 महीना घूमने भेज दिए और देखे कि इसके एब्सेंस में क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक ठाक चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके एब्सेंस में काम ठीक ठाक ही चला, कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसका बदले में उसका नहीं रहने से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ, तो इस वजह से हम उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए। बट अगर हमको ये चीज़ लगता कि नहीं इसका छोड़ के जाने से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत भारी नुकसान हो जा रहा है, तो उसको जो ऑफ़र मिला है उससे बेटर ऑफ़र हम देते और उसको इसी कंपनी में रहने बोलते, उसको कभी छोड़कर जाने नहीं देते। तो ये होता है जॉब इवैल्यूएशन। समझ में आया? अब देखो जॉब इवैल्यूएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है ये एम्प्लॉयर को एक्सप्लेन करता है कि एक जॉब, कौन सा जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जॉब कम इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनल डिपार्टमेंट को उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय को हायर करने का ये देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि जॉब, कौन सा जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मैन पावर प्लानिंग, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग उस हिसाब से होता है। चलिए देखो यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तो क्यों? क्योंकि यूपीएससी पास करके जो कैंडिडेट जाएगा उसके ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है, ठीक है ना। उसी तरह मान लो कोई ग्रुप डी कंपटीशन है, क्लर्क का एग्जाम हो रहा है, प्राइमरी स्कूल टीचर का एग्जाम हो रहा है, तो वो कंपेयर टू यूपीएससी उतना ज़्यादा टफ नहीं होते, ठीक है ना। तो उस हिसाब से प्लेसमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर होगा एम्प्लॉय का, और इसके बेसिस पे ही वेजेस एंड सैलरीज डिटरमाइन होता है, ठीक है। अब जॉब इवैल्यूएशन का 3 मेथड है, एक है रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन का 4 मेथड है, 4 मेथड से जॉब इवैल्यूएशन होता है, रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड। पढ़ेंगे अभी इसको। मेरिट रेटिंग में क्या होता है? Merit rating is concerned with the evaluation of individual employee. It is a technique used to rate an employee performance to assist in determining whether he should receive the merit award, promotion or demotion. In merit rating, an individual worker has certain characteristics: attendance, cooperation, discipline, responsibility, integrity, honesty, skill, which are assessed to measure the worth of the individual worker. Merit rating में क्या होता है? एक वर्कर को रेट किया जाता है उसके परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, स्किल के बेसिस पे, डिसिप्लिन के बेसिस पे,
और वो रेटिंग्स के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा कि इसको अवार्ड देना है कि नहीं, इसका प्रमोशन करना है या नहीं, इसको डिमोशन करना है कि नहीं। तो मेरिट रेटिंग आपका एक इंडिविजुअल वर्कर को रेट करता है, ठीक है, ये किस लेवल का इंप्लॉय है, बेस्ट है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, बेकार है। तो ये कौन से बेसिस पे रेट किया जाएगा, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, स्किल, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, सब चीज के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, क्यों किया जाता है मेरिट रेटिंग, 2-3 याद रखना है, ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके कौन इंप्लॉय कैसा है, ये डिटरमाइन किया जा सके कि अलग अलग वर्कर का सेम काम के लिए अलग अलग सैलरी क्यों है। आप देखो एक स्कूल में फॉर एग्जांपल मान लो एक मैथ्स के टीचर, उसका सैलरी दे रहा है 50,000, एक प्राइमरी या मॉन्टेसरी के टीचर्स है, उसका सैलरी दे रहा है 20,000, तो वो बोलेगा ना हम भी तो उतना ही 6 घंटा काम कर रहे हैं, वो भी 6 घंटा काम कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों, बिकॉज डिफरेंशियल इन वेजेस है। अच्छा यार ये गलत एग्जाम्पल हो गया, ये जॉब इवैल्यूएशन के लिए सही था। मेरिट रेटिंग में बोला जाएगा कि मान लो सेम टीचर है, 2 मैथ्स टीचर है, एक को 40,000 मिल रहा है, एक को 50,000 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जिसको 50,000 मिल रहा है हो सकता है उसका मेरिट रेटिंग हाई होगा, उसका पढ़ाने का टेक्निक ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा सीनियर है, वो ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है कि क्यों एक काम के लिए अलग अलग वर्कर को अलग अलग पैसा मिल रहा है। ये डिटरमाइन करता है कि किसको प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफर मिलेगा और किसको जॉब से निकाला जाएगा, ठीक है ना। मेरिट डिटरमाइन करता है किसको ट्रेनिंग देना है, किसको ट्रेनिंग नहीं देना है। तो बहुत सारा रीजन है, आप लोग को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मेरिट रेटिंग का मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो जॉब इवैल्यूएशन और मेरिट रेटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन में आप एक पर्टिकुलर जॉब का कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है उसको फाइंड आउट किया जाता है। मेरिट रेटिंग में एक इंडिविजुअल का कितना एफिशिएंसी है, एक इंडिविजुअल अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, या एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या एकदम बेकार है, बिलो एवरेज है, ये पता लगाया जाता है। तो जॉब इवैल्यूएशन में जॉब का इंपॉर्टेंस को पता लगाया जाता है, मेरिट रेटिंग में इंडिविजुअल का एफिशिएंसी और इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है वेजेस और सैलरी डिटरमाइन करने के लिए एक काम का, जैसे कि मैथ्स का सब्जेक्ट का टीचर को कितना देंगे, और मेरिट रेटिंग किया जाता है कि एक इंप्लॉय का परफॉर्मेंस को जज किया जाए, ठीक है। चलो अब आते हैं टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट का क्या काम है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ ईच वर्कर इंगेज इन द फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में जो भी वर्कर इन्वॉल्व है काम में, वो सबका टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, वही काम है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वर्कर का टाइम को रिकॉर्ड करना जब तक वो अपने जॉब में है। अब ये 2 तरीके से होता है, 2 पर्पस है, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। तो टाइम फिर से हम एक्सप्लेन करें, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम है वर्कर का टाइमिंग्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है, जब वो फैक्ट्री में या अपने काम में इन्वॉल्व है। अब इसका 2 मेथड है, 2 तरीके, एक है टाइम कीपिंग, एक है टाइम बुकिंग। अब चलो हम बताते हैं टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का मतलब क्या है। पहले समझते हैं टाइम कीपिंग क्या होता है। टाइम कीपिंग, हम अपने एग्जाम्पल लेते, मेरा स्कूल जाने का टाइम है 9 बजे, 9 AM में हम स्कूल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, और हम स्कूल से निकल रहे हैं 4 बजे, 4 PM में हम स्कूल से निकल जाते हैं। तो 9 से 4, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 आवर्स हम स्कूल में प्रेजेंट है। स्कूल के गेट के अंदर घुसे 9 बजे, स्कूल के गेट से निकल रहे हैं 4 बजे, इसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब होता है द रिकॉर्डिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द वर्कर। एक वर्कर का अराइवल और डिपार्चर टाइम को रिकॉर्ड करना, इसको बोलते हैं टाइम कीपिंग, ठीक है। अब आते हैं टाइम बुकिंग में। टाइम बुकिंग का क्या मतलब है समझो। 9 बजे हम स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम स्कूल पहुंचते हैं उस वक्त असेंबली होगा,
असेंबली होने के बाद टीचर्स लोग जो है वर्कर ही है, हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, इतना बदमाशी करते हैं बच्चे लोग, वर्कर ही बना के रख दिए हम लोग को, देखो मुंह से सच निकल जा रहा है। तो टाइम बुकिंग में क्या होता है, असेंबली हो गया, सब स्टूडेंट लोग अपना क्लास गया, सब टीचर्स लोग जो है या वर्कर लोग बोल दो, हम लोग अपना अपना स्टाफ रूम गए, उसके बाद फिर बेल बजेगा, हम लोग सब अपना बुक्स चौक डस्टर लेके क्लास जाएंगे। तो 9 बजे हम स्कूल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट होता है 9:30 बजे। कितना बजे स्टार्ट होता है? 9:30 बजे। 9:30 बजे से फिर मेरा डेली हम लोग को स्कूल में 8 पीरियड रहता है, तो कोई ना कोई क्लासेस चलते रहते हैं। क्लासेस ओवर हो जाता है 3:30 PM में, 3:30 PM में क्लास ओवर हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लास ओवर हुआ हम लोग निकलते नहीं है, फिर हम लोग रुकते हैं स्टाफ रूम में, सब अपना अपना सामान समेटे, ठीक है। सामान समेटने के बाद अगर कोई गार्जियन है, कोई मिलने मांग रहा है तो उससे मुलाकात किए छुट्टी टाइम में, अगर किसी का पेरेंट्स कॉल हुआ तो उससे मुलाकात किए, या अगर प्रिंसिपल से या कोई दूसरे टीचर से कुछ काम है, बात है, तो वो सब निपटाने के बाद फिर हम लोग 4 बजे तक घर जाते हैं। लेकिन हम क्लास में स्कूल आए हम 9 बजे, पढ़ाना स्टार्ट किए 9:30 से, घर हम स्कूल से निकल रहे 4 बजे, लेकिन पढ़ाना बंद कर दे रहे 3:30 बजे। तो एक्चुअल काम हम कितना देर किए? 9:30 से 3:30, 6 आवर्स। तो स्कूल आने और जाने का जो टाइम है जो रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। इस टाइम कीपिंग के दौरान कितना देर आप एक्चुअली काम में इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। तो टाइम बुकिंग का मतलब होता है द टाइम इन विच यू आर इंगेज इन द एक्चुअल वर्क। जब एक्चुअल काम में आप अपना इंगेज है, इसको क्या बोलते हैं? टाइम बुकिंग। 7 घंटा टाइम कीपिंग, 6 घंटा टाइम बुकिंग। याद रखना, टाइम कीपिंग हमेशा टाइम बुकिंग से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर तुम स्कूल में 7 घंटा हो तो 7.5 घंटा थोड़ी पढ़ा दोगे, हो सकता है तुम 7 घंटा हो 7 ही घंटा पढ़ा रहे हो पूरा, या उससे कम पढ़ा रही हो। तो याद रखना, टाइम कीपिंग ये हमेशा टाइम बुकिंग से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, पहला बात। दूसरा, सर ये जो 1 घंटा का लॉस है इसको क्या बोलेंगे? ये जो 1 आवर का लॉस है इसको बोलेंगे आइडल टाइम। क्या बोलेंगे? आइडल टाइम। आइडल टाइम अभी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी इसको याद रखना है। तो आइडल टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है बोलो तो बाबू? आइडल टाइम निकालने का फॉर्मूला टाइम बुकिंग माइनस टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग के बीच का जो, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग इज इक्वल टू आइडियल टाइम। तो आइडियल टाइम का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। इसको ही बोलते हैं आइडियल टाइम। वो टाइम जिस वक्त तक आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट तो थे लेकिन कोई प्रोडक्टिव चीज आप किए नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम कीपिंग का मतलब समझा दिए। देखो अभी बुक से पढ़ के समझाएंगे ना और अच्छे वे में समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट बुक से समझाते ना, बोलते सर को जाने लग जाता, जा क्या बोल रहे सर। तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल इजी वे में समझा दिए, सबके दिमाग में घुस गया होगा, है ना। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो बोलेगा सर हमको टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग और आइडल टाइम में डिफरेंस समझ में नहीं आया। आराम से सबको समझ में आ गया। अब आते हैं बुक में। देखो टाइम कीपिंग रिफर्स to the process of recording arrival and departure time of employee in a factory. In other words, it records the incoming and outgoing time of the employee in a factory. Simple sir, ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? What are the objective of time keeping? पहला है कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। सर वेजेस कैलकुलेट करना है। वेजेस कैलकुलेट करने के लिए, है ना, अब मान लो किसी को आवरली पेमेंट मिल रहा है तो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग से ही ना पता चलेगा वो कितना आवर काम किया है। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिएगा कि यार 7 घंटा स्कूल में रह रहा है, अब देखो 6 घंटा पढ़ा रहा है, ठीक है चलो 1 घंटा का बीच में गैप है, 7 घंटा इसका टाइम कीपिंग है और टाइम बुकिंग पढ़ा रहा है 2 घंटा, बाकी 5 घंटा फटकाबाजी हो रहा है। तो इससे ये पता चलेगा कि प्रोडक्टिविटी, कौन वर्कर कितना प्रोडक्टिव है। फिर इससे एलोकेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्या मतलब है, ये जो आइडियल टाइम का कॉस्ट है इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा ये डिटरमाइन करता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। समटाइम्स द ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट और ओवरहेड
टू अ पर्टिकुलर जॉब ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो इससे ये पता चलता है जो आइडियल टाइम है वो कौन सा डिपार्टमेंट में ऐड होगा, कौन सा डिपार्टमेंट का क्या कॉस्ट में ऐड होगा। आइडियल टाइम और ओवर टाइम मेजर करने के लिए भी टाइम कीपिंग है, ठीक है ना। बहुत सारा टाइम ओवर टाइम भी हो जाता है, भाई हमको 4 बजे निकलना है, 5 बजे निकल, तो 1 घंटा ओवर टाइम हो गया ना। टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, वक्त में काम कंप्लीट हो जाए, इसके लिए भी टाइम कीपिंग इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत के लिए भी ये चेक करना कि सब डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कंसिस्टेंट है या नहीं है, ज्यादा एब्सेंटिज्म तो नहीं हो रहा है। मीटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी टाइम कीपिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर अदर फैक्टर डिटरमाइन करना, कौन रेगुलर है, अटेंडेंस के बेसिस पे बोनस देना, कौन ओवर टाइम कर रहा है, जो जितना ओवर टाइम कर रहा है उसके बेसिस पे उसका प्रमोशन होगा, वही सब जो रहता है चेक किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, टाइम कीपिंग का कितना मेथड्स है। टाइम कीपिंग मतलब अराइवल और डिपार्चर टाइम रिकॉर्ड करने का टाइम कीपिंग, ठीक है। मेथड्स टू रिकॉर्ड टाइम कीपिंग, 2 मेथड है। एक है मैनुअल और दूसरा है मैकेनिकल। मैनुअल का क्या मतलब है सर? मैनुअल का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग खुद से कर रहा है। मैकेनिकल मतलब है कोई डिवाइस की मदद से टाइम कीपिंग, अराइवल एंड डिपार्चर टाइम रिकॉर्ड होता है। अब देखो सबको ये बात पता है, कोई नई चीज़ नहीं। मैनुअली कैसे होगा सर डायरी में लिख देंगे ना। बहुत सारे स्कूल में देखे होंगे, बहुत सारे ऑफिस में डायरी रहता है, कितने बजे आ रहे, कितने बजे जा रहे, लिख रहे। और मैकेनिकल फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक है, यही आने के टाइम फिंगरप्रिंट मार दिए, जाने के टाइम फिंगरप्रिंट मार दिए, ठीक है ना। बहुत जगह फेस स्कैनर है, जाओगे फेस स्कैन हो जाएगा, हाँ आ गया भाई। बहुत जगह आई स्कैनर है, गए जाके मशीन में ऐसे आग दिखाए, इरिस स्कैन हो गया, ठीक है ना। बहुत सारा टाइम आईडी कार्ड स्कैनर है। अभी एक स्कूल है हम लोग के वेस्ट बंगाल में, एक स्कूल है तालतला हाई स्कूल, तो वो लोग एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। क्या कर रहा है कि अटेंडेंस जो है ना अब मैनुअली नहीं हो रहा कि टीचर कॉल आउट करेगा, स्टूडेंट गेट के अंदर घुसेगा, उसका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड में एक बारकोड स्कैनर है, बारकोड है, वो बारकोड को जाके वो स्कैनर के सामने रख देगा तो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, उसका अटेंडेंस हो गया स्टूडेंट का कि हाँ भाई आ गया। अब इसमें देखो बच्चा लोग का तो दिमाग अल्लाह ताला इतना ज़्यादा दिया है, बच्चा लोग का दिमाग हम लोग का, कि अगर इसको प्रोडक्टिव वे में लगाए तो इंडिया यूएसए को फेल कर देगा। वो जो मीम्स है ना, अमेरिका पहले बोलता था क्या हो तुम, अब हम बोलते हैं तू क्या है वे, वो रियली में सच हो जाएगा अगर हम लोग का स्टूडेंट लोग, हम लोग का बच्चा लोग जो है ना, अगर प्रोडक्टिव वे में दिमाग को लगा दे। अब देखो वो स्कूल में कोड स्कैनर वाला अटेंडेंस रखाए हुआ, क्यों? ताकि टीचर लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो, जल्दी से अपना स्कैन हो जाए, सब डेली अपना आईडी कार्ड लेके आए। अब मेरा कुछ स्टूडेंट है वो स्कूल का मेरे पास पढ़ते, वो लोग बोले सर हम लोग क्या कर रहे पता है, किसी दिन कोई दोस्त नहीं जा रहा ना, उसका आईडी कार्ड लेके चले जा रहे। अब हम लोग 2-3 लड़का है अपना कार्ड स्कैन कर रहे, उसका भी कार्ड ऐसे वहाँ पर जाके स्कैन कर दे रहे, उसका भी अटेंडेंस हो जा रहा। फिर कभी हम नहीं जा रहे तो वो मेरा कार्ड लेके जाता है, वो अपना भी कार्ड स्कैन कर देता है और मेरा भी कार्ड स्कैन हो जा रहा है, तो हम लोग दोनों का अटेंडेंस हो जा रहा है। बोलो इतना दिमाग, किस तरह से सिस्टम को बाईपास करना है। इंडियन स्टूडेंट्स के पास इतना दिमाग है, इसको थोड़ा अच्छा जगह में लगाओ भाई, ठीक है। तो मेथड्स टू रिकॉर्ड टाइम कीपिंग, जो मैनुअल है और मैकेनिकल। तो मैनुअल में जैसे हम बता दिए क्या क्या मेथड है, अटेंडेंस और मास्टर रोल, और दूसरा है टोकन और डिस्क मेथड। अटेंडेंस मतलब वही डायरी रहेगा, वो डायरी में एक रजिस्टर में आप अपना अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम लिखो। टोकन डिस्क और डिस्क मेथड में क्या होता है, आप जैसी गेट में आइएगा आपको एक टोकन मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे टाइम देखते होगे ना, कोई जहाँ पे आप लोग जाते हैं आवरली बेसिस में जो सिस्टम रहता है पार्किंग का, फिर आपका पार्किंग का स्पेशली बोल सकते हैं हम लोग, या कहीं पे अम्यूजमेंट पार्क में गए जो टाइम के बेसिस पे आपसे पेमेंट ले रहा है, तो आप जैसे ही जाते हैं आपको एक टोकन दे देता है, आप उसमें टोकन में आपका टाइम लिखा हुआ है। फिर जब आप निकलिएगा आपका टोकन चेक होगा, उसमें फिर टाइम लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पार्किंग में बहुत ज़्यादा हो, जैसे तुम कहीं पे पेड पार्किंग में जाते हो तो मॉल्स एंड ऑल में, तो आपको टोकन दे देता है, हाँ भाई 8 बजे आके गाड़ी लगाए। अब मान लो तुम 11-12 बजे निकल रहे हो, तो फिर
टोकन एक तो निकालेगा कि हाँ ये 8 से 12 तक था, 4 घंटा हुआ इसका, 4 घंटा का पैसा इससे लेना है। तो ये भी एक फैक्ट्री में भी यूज़ होता है एज अ अटेंडेंस मेथड। जब तुम आओगे तुमको एक तो टोकन दे दिया जाएगा, डिस्क दे दिया जाएगा, और जब तुम जाओगे तुमसे वो ले लिया जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा तुम कितना देर तक कब आए और कब गए और कितना देर तक ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो ये दोनों मैकेनिकल मेथड है जो ह्यूमन बीइंग करता है, जिसमें मशीन्स यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दोनों का सेम एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, देखते हैं। पहले एडवांटेज पढ़ते हैं मैकेनिकल मेथड का। एडवांटेज ये छोटा फर्म के लिए ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में 40-50 टीचर्स है, ठीक है, डायरी में साइन हो जा रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सिंपल है भाई, सभी को तो पता है, नाम के इसमें आने जाने का टाइम लिख देना है। लेस कॉस्टली, एक तो डायरी खरीदना है 200 रुपये का, 1 साल तक पूरा स्कूल में चलेगा वो, ठीक है ना। अच्छा, लेस चांस ऑफ साइन डुप्लीकेसी, तुम डेली साइन कर रहे हो तो हो जाता है भाई, हम लोग का स्कूल में भी होता है, सभी जगह हो जाता है कि कोई एक दूसरे के बदले में साइन कर देता है, बट जनरली थोड़ा इसको अवॉइड, मतलब मुश्किल होता है कि आप किसी और की जगह में तो साइन नहीं करिएगा। जैसे कि वो वाला जो सिस्टम था अटेंडेंस वाला कि हाँ प्रेजेंट सर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, तो उसमें भी थोड़ा बहुत धांधली होता था, लेकिन उसमें धांधली का चांसेस कम था। अगर टीचर पकड़ लिया तुम तो रोल नंबर इतना है तो इतना में क्यों कॉल आउट किया, तो फंस जाएगा। लेकिन स्कैन वाला में क्या है, जाके गया स्कैन किया, थोड़ी कोई देखने वाला है, उसका ID कार्ड हो गया स्कैन, ठीक है। तो साइनिंग में बोला जाता है कि चांसेस, इसको हम एडवांटेज नहीं लिख रहे, ये 3 एडवांटेज ज़्यादा बेटर है कि स्मॉल फर्म के लिए ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है और लेस कॉस्टली है। डिसएडवांटेजेस, बड़ा फर्म्स के लिए सूटेबल नहीं है। मान लो 5000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो डायरी में सब साइन करने जाएगा, तो 5000 वर्कर को लाइन लगाएगा, डायरी में साइन करने आने जाने के लिए डेली तो है 2 घंटा लग जाएगा उन लोगों का, ठीक है ना। रॉन्ग डेटा मैनिपुलेशन पॉसिबल है। कोई आया 9 बजे, हम लोग स्कूल में बहुत सारे टीचर लोग करते हैं 9 बजे क्लास आ रहा है, 9:30 बजे असेंबली के बाद, अब चुप से जाके डायरी में लिख दिया 9, कौन देखने गया। तो ये डिसएडवांटेज है इसका, हम नहीं करते हैं ऐसे, तुम लोग हंसो मत, हम ऐसे नहीं करते ये सब काम। मोर क्लरिकल वर्क, इसमें क्लरिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एक आदमी चेक करेगा कौन डेली लेट आ रहा है, किसका कितना एब्सेंट है, ये सब बहुत ज़्यादा क्लरिकल काम हो जाएगा, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, एरर का भी चांसेस है ना, मिस्टेक्स भी हो सकते हैं रिकॉर्ड करने में या चेक करने में क्लर्क से। तो ये सब डिसएडवांटेज है मैकेनिकल मेथड का। सेम मेथड जो है, सेम एडवांटेज डिसएडवांटेज मेटेलिक डिस्क और टोकन डिस्क का भी है। तो टोकन मेथड में जैसे हम बताए, एक डिस्क रहेगा, टोकन रहेगा, स्मॉल मेटेलिक प्लेट जिसमें आपका ID नंबर लिखा हुआ रहेगा। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड हर वर्कर को एक मेटल डिस्क अलॉट किया जाएगा, जो कि एक बोर्ड में प्लेस्ड रहेगा फैक्ट्री गेट का। जब एम्प्लॉय एंटर करेगा फैक्ट्री का गेट शेड्यूल्ड टाइम में, तब वो देखेगा कि वहां पे उसका डिस्क रखा हुआ है, वो डिस्क को ले लेगा बोर्ड से, ठीक है, और एक डब्बा में डाल देगा सामने में। इससे उसका अराइवल टाइम पता चल गया कि हाँ भाई वक्त में आया है। अब जैसे ही वो लेट आ रहा है तो वो बॉक्स को हटा के एक लेट बॉक्स को रख दिया जाएगा। तो अब वो जो बॉक्स में डाल रहा है तो वो लेट बॉक्स है, तो पता चल जाएगा कि आज ये लेट आया है, ठीक है ना। मतलब फिर से समझाएं, हम जब पुराने स्कूल में थे ना, वहाँ ऐसे होता था, एक मान लो 9 बजे सब टीचर्स का आने का टाइम है, तो 9 बजे तक एक नॉर्मल रजिस्टर रखा हुआ रहता था, सब इसमें साइन करो, अंदर घुस जाओ। 9 जैसे ही बच जाता है, ये रजिस्टर को हटा के एक रेड रजिस्टर रख दिया जाता है लेट कवर्स के लिए। 9 बजे के बाद आ रहे हो, अब तुमको इसमें साइन करना है। तो इससे क्या हुआ, पता चल गया कि अच्छा ये महीना में 4 बार लेट रजिस्टर में मिस्टर एक्स का साइन है, तो मतलब ये 4 बार लेट आया है, ठीक है ना। तो ये मेटल डिस्क वाला सिस्टम था कि आपका टोकन डिस्क वहाँ पे रखा हुआ है, आप उसको उठाओ, एक नॉर्मल बॉक्स में डाल दो टाइम में, अगर लेट हो गया तो ये बॉक्स को हटा के एक लेट कमर वाला बॉक्स रख दिया जाएगा। अब आप अपना डालोगे इसको इसमें, ठीक है ना, और फिर एक स्टिपुलेटेड टाइम के वक्त इसको भी हटा लिया जाता है, मतलब बॉक्स ही नहीं है, मतलब अब अगर तुम आओगे भी तो तुम्हारा एब्सेंट मार्क हो जाएगा। तो ये है टोकन और डिस्क मेथड। सेम एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल मेथड, सर मैकेनिकल मेथड में क्या क्या आ जाता है। मैकेनिकल मेथड में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता, पहले आप लोग नाम जान लीजिए। एक है डायल टाइम रिकॉर्डर मेथड, दूसरा है की टाइम रिकॉर्डर मेथड, तीसरा है चौथा है बायोमेट्रिक, और फोर्थ है कार्ड टाइम रिकॉर्डर मेथड। अब इसमें क्या होता है, ये सब मैकेनिकल है, ये सब में मशीन्स यूज हो रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
डायल टाइम रिकॉर्डर मेथड जो मैकेनिकल मेथड है, इसमें क्या होता है ध्यान से समझते हैं। डायल टाइम रिकॉर्डर एक मशीन रहता है जिसका एक डायल रहता है क्लॉक के अराउंड। ये डायल में जनरली 150 होल रहते हैं, हर होल जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी नंबर को। अब ये इसका एक आर्म रहता था सेंटर में। अब अच्छा, ये ना समझाने से समझ में नहीं आएगा, आप लोग यूट्यूब करना, गूगल करना, चेक करना डायल टाइम रिकॉर्डर, उसका फोटो आ जाएगा, की टाइम रिकॉर्डर, कार्ड टाइम रिकॉर्डर, ये सब ना गूगल करना, इंस्ट्रूमेंट नजर आ जाएगा, तो ज्यादा बेटर भी में आपको समझ में आएगा। ठीक है, और सेंटर में एक रोल किया हुआ रहेगा पेपर जो कि अंदर में रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही इंप्लॉय गेट के पास आया, वो क्या करेगा, आर्म को प्लेस करेगा अपना आइडेंटिटी नंबर के पास और उसको प्रेस कर देगा। आर्म को उसका जो आईडी नंबर है उसमें प्लेस करेगा और प्रेस कर देगा, तो ऑटोमेटिकली पेपर में रिकॉर्ड हो गया कि वो कितना बजे कौन सा टाइम में आया है। ठीक है ना। जाने के वक्त भी सेम किया जाएगा। बाद में जब डे खत्म होगा, जो भी इंचार्ज है वो पेपर को निकालेगा, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आज कौन आया है, कौन नहीं आया, कौन टाइम में आया, कौन लेट में गया, कौन कितना बजे गया। ठीक है ना। तो ये एक मैकेनिकल मेथड है। फिर की टाइम रिकॉर्डर में क्या होता है, ये सिमिलर है डायल टाइम रिकॉर्डर का, लेकिन इसमें एक की रिकॉर्डर भी रहता है, एक चाबी की तरह रहता है। डायल की जगह मतलब आर्म रोटेट करने की जगह एक की रहेगा। आप वो की को, नंबर ऑफ कीज रहेगा जो अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अपना की डालो, उसको घुमाओ, जब तुम घुमाओगे तो जैसे ही की इंसर्ट करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा आइडेंटिटी नंबर जो है वो पेपर में होल्ड कर देगा तुम्हारा आईडी नंबर के पास, तो तुम्हारा अराइवल और डिपार्चर टाइम उस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसका क्या है, वो इस डायल टाइम रिकॉर्डर में आर्म को आपको प्लेस करना होगा, की टाइम रिकॉर्डर में आप अपना चाबी डालोगे, ऑटोमेटिकली वो प्लेस्ड हो जाएगा। फिर कार्ड टाइम रिकॉर्डर मेथड, इसमें क्या होता है, एक क्लॉक रहता है जिसमें टाइम हो रहा है और एक कार्ड रहेगा जिसमें अलग अलग आइडेंटिटी नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना। और कार्ड को एक रैक में प्लेस किया जाएगा, अलग रैक रहेगा, समझे, रैक में रखा हुआ रहेगा, एक टेबल टाइप में रखा हुआ रहेगा। 2 रैक्स जनरली यूज होता है, एक इन रैक और एक आउट रैक। जब आप आ रहे हैं तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना कार्ड को लेगा, इन रैक से उठाकर आउट रैक में रख देगा। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली कार्ड के हिसाब से रिकॉर्ड हो जाएगा कि आप कौन सा टाइम में एंटर किए। जब आप वापस जाइएगा तो आप आउट रैक से, देखो ना, इन और आउट 2 गेट है समझ लो, तो इन एंड आउट 2 रैक रहेगा। आपका कार्ड आप जब अंदर आ रहे हैं, इन रैक से उठाइए, आउट रैक में प्लेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका टाइम रिकॉर्ड हो गया। ठीक है ना। फिर जब आप वापस जा रहे हो तो आउट रैक से उठा के इन रैक में रख दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका टाइम रिकॉर्ड हो गया कि आप कितने बजे आए थे। जब आप निकाल रहे तो रिकॉर्ड हो जा रहा है कि कितने बजे आप आए, और जब आउट रैक में आप रखे, फिर जब आप वापस जा रहे तो जब आप आउट रैक से निकाल रहे तो ऑटोमेटिकली मशीन रिकॉर्ड कर दे रहा है कि कितने बजे आउट हो रहे हो आप। ठीक है ना। तो ये जो है, ये भी एक मैकेनिकल मेथड है। कार्ड में ना पंच हो जाएगा आपका टाइम, जैसे इन रैक से निकालिएगा। और बायोमेट्रिक्स, तो बायोमेट्रिक तो सभी को पता है, फिंगरप्रिंट आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारा जगह, हम लोग के स्कूल में भी है। जब से बाकी सब टीचर्स, हम तो वो सब करते नहीं, बाकी सब टीचर्स वो डायरी में जो टाइम चेंज करने वाला झमेला किया ना, तो मैनेजमेंट समझ गया कि आ रहा है 9:30 बजे, 9:20 में, और लिखा हुआ है 9 बजे, तो वो बाकी सब टीचर्स की वजह से बायोमेट्रिक आ गया है। तो बायोमेट्रिक से जो है काम होता है, मतलब जैसे फिंगरप्रिंट मारोगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो बायोमेट्रिक टाइम रिकॉर्ड मेथड, बायोमेट्रिक टाइम रिकॉर्ड मेथड क्या करता है, तो क्या करता है आपको तो पता ही है, फिंगरप्रिंट के थ्रू, एरिस के थ्रू, फेस स्कैन के थ्रू, आप जब आ रहे हैं फिंगरप्रिंट दिए, अराइवल टाइम रिकॉर्ड हो गया, आप जब जा रहे हैं फिंगरप्रिंट दिए, आउट टाइम रिकॉर्ड हो गया। ठीक है ना। तो ये भी एक मैकेनिकल मेथड है। अब मैकेनिकल मेथड का क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है सर, ये देख लेते हैं। चलो, एडवांटेज ये है, एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगा, बड़ा फॉर्म के लिए बहुत सूटेबल है। 2000 वर्कर है, कोई बात नहीं, जाके 1 सेकंड तो लगेगा, जाके उंगली प्रेस करो, आ जाओ। और इसमें चोरी चमारी का चांसेस बहुत कम है। इसमें अब तुम आ रहे हैं 9:20 में, तुम 9 बजे लिख सकोगे नहीं, तुम जैसे ही फिंगरप्रिंट दोगे ऑटोमेटिकली वो टाइम रिकॉर्ड कर लेगा। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है। डायरी तो 200 रुपये का लाए, रख दिए, पूरा साल चल गया, इसमें तो हज़ारों रुपये लग जाते हैं।
और मैकेनिकल डिफेक्ट भी हो सकता है। डायरी में कुछ मिस्टेक हुआ, पेज फाड़ा या काट दिए, ठीक कर दिए। अब इसमें मैकेनिकल डिफेक्ट, जैसे हम लोग के स्कूल में तो बहुत सारे टीचर्स का फिंगरप्रिंट 5 बार 6 बार कर रहा, आ ही रही है। कभी कभार जो है उल्टा सीधा हो जाता है, काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया। तो ये सब क्या डिसएडवांटेजेस है मैकेनिकल मेथड का। ठीक है, कुछ डाउट है तो भाई पूछ लीजिए। चलिए, फीचर्स ऑफ अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम का क्या फीचर्स होना चाहिए? पहला, वो मैकेनिकल हो ताकि मैल प्रैक्टिसेस का चांसेस कम हो। नो प्रॉक्सी, मतलब उसमें चोरी चमारी का चांसेस कम हो। ठीक है ना, जितना भी वर्कर्स है सबका अटेंडेंस को वो रिकॉर्ड कर सके। सिस्टम रहे जहां पे लेट कमर्स और अर्ली डिपार्चर, जो लेट से आ रहा है और जल्दी भाग जा रहा है, वो सबको भी सही से रिकॉर्ड किया जा सके कौन कौन ये चीज कर रहा है। इस तरह से रहना चाहिए आपका टाइम कीपिंग सिस्टम। अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम सिंपल रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए और क्विक रहना चाहिए, सबको समझ में आए। डिस्प्यूट कम हो, चांसेस ऑफ डिस्प्यूट कम हो जाए। प्रॉपर ऑथोराइजेशन हो, सिस्टम सबको समझ में आए, परमिशन के साथ उसको अलॉट किया जाए, रखा जाए, और अंडर सुपरविजन रहे ताकि कोई उल्टा सीधा उसके साथ ना कर सके, छेड़छाड़ ना कर सके। ठीक है ना, तो होपफुली आज जहाँ तक हम लोग किए आपको समझ में आया होगा। तो फॉर टुडे आज हम यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेसेसिटी ऑफ अ टाइम कीपिंग इन केस ऑफ पीस वर्क सिस्टम, फिर टाइम बुकिंग एंड ऑल एवरीथिंग हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास होपफुली हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो ये तो यूट्यूब में आएगा, ये पहला चैप्टर है। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8334835908, ये नंबर में आप लोग बेझिझक हमको कॉल करिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये हम लोग का सेकंड क्लास था कॉस्ट ऑफ लेबर का, ये होता है ओवर। फिर थर्ड क्लास में हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास और लगेगा, या हो सकता है 1 क्लास में भी, कोशिश करेंगे 1 क्लास में ही खत्म हो जाए। अगर 1 क्लास में नहीं खत्म हुआ तो 1 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है, मेरा व्हाट्सएप है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई भी लाइन समझ में नहीं आया, किसी में कन्फ्यूजन है, हमको व्हाट्सएप करिए, आपका वो डाउट क्लियर होगा। और ये सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए नहीं, ये सब स्टूडेंट के लिए। जो वीडियो यूट्यूब में है उसका क्लैरिफिकेशन सबके लिए, ओपन टू ऑल। ठीक है, आप कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। 2 महीना बाकी है बाबू, अच्छे से पढ़ो, 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करो और हमको रिजल्ट भेजो। थैंक यू।